नमस्कार, हेमंती मीडिया ग्रुप देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रीति चौहान अपने सहयोगी अक्षर तेजवान के साथ एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ और आज हम एक खास व्यक्ति से आपको मिलाएंगे जिन्होंने न केवल एक परीक्षा पास की है बल्कि जिला सिरमौर का पूरे देश भर में नाम रोशन किया है। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं जिला सिरमौर के कोलर क्षेत्र में, जहां पर जो है उमेश देवाना जी से हम आज आपकी बातचीत कराएंगे, जिन्होंने हाल ही में हुए यूपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और जिला सिरमौर का नाम रोशन किया है। तो आज हम उनके घर पर पहुंचे हैं, उनके माता पिता से, और उनसे आज हम खास बातचीत करेंगे कि सफलता के पीछे कितनी कड़ी मेहनत रही है, कितनी मुश्किलें उनके लिए रही है। तो ये सभी चीज़ें हम लाइव के माध्यम से आपके साथ आज साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो सर, आपको हमारे हेमंती मीडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपके माता पिता को भी और आपको भी। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपके इस सक्सेस स्टोरी के पीछे आपकी कितनी मुश्किलें रही है, क्या कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या बचपन से आप जो है वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे? ये तमाम चीज़ें हम आपसे जानना चाहते हैं और हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरे बाईं तरफ मेरे पिताजी हैं जिनका नाम श्री दलजीत सिंह है, और प्रीति के राइट साइड बैठी हैं मेरी माता श्री जिनका नाम कमलेश कुमारी है। मेरे पिताजी एक साधारण किसान रहे हैं जिनके पास एक छोटी सी आटा चक्की हुआ करती थी जी। और माता जी मेरी रिटायर्ड गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से टीचर हैं। जी। और आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे सकारात्मक यूपीएससी के रिज़ल्ट से बड़ी प्रसन्न हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें आपसे मिलने का अवसर मिला है, क्योंकि हम खुद एक युवा हैं, तो आप हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। तो आप बता दीजिए कि क्या कुछ मंत्र मूल है और कैसे आपने परीक्षा पास की है, कितनी कड़ी मेहनत जो है इसको पास करने में लगी है? जी, काश मैं अपने शब्दों में बयां कर पाता कि मेहनत कितनी हुई है, क्योंकि मेहनत को शायद ही शब्दों में बयां किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे क्षेत्र के लोग इतना प्रसन्न हो रहे हैं। बल्कि सच कहूँ तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरी कामयाबी से मैं हमारे क्षेत्र में इतनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर पाऊँगा। मंत्रमूल की आपने बात की, कोई ऐसा गुरु मंत्र तो ना तो मुझे मिला था, और शायद अर्जुन के अलावा शायद किसी को ही कृष्ण ने ऐसा गुरु मंत्र दिया हो। लेकिन मैं कुछ कह सकता हूँ कि आपको सपने देखने की आज़ादी मिले और आप सपने देखें। उन सपनों उस मंजिल तक पहुँचने के लिए आप में मेहनत करने का हिम्मत रहे। आप रास्ते दूसरों के बनाए पर ना चलकर अपने रास्ते खोजने की हिम्मत रखें तो आप ज़रूर कामयाब रहेंगे। बल्कि मैं कहूँगा ये सिविल सर्विसेज ही नहीं, ये सामान्यतः जीवन के हर पक्ष में लागू होने वाली बात है। तो फिर अब इसके बाद हम इनकी माताजी से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई माताजी, क्योंकि आपके बेटे ने इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की है। तो आप क्या कुछ इस विषय में कहेंगे, क्योंकि परिवार का जो है वो बराबर का साथ रहता है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष को अपने परिवार से ऊपर उठाते हैं तो उसमें माँ बाप का जो है वो अहम जो है किरदार रहता है। तो कितनी मुश्किलें आई है और किस प्रकार से आपके बेटे ने जो है ये इतनी बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण की है? बेटे ने तो शुरू से ही बहुत मेहनत करनी शुरू की है। इन्होंने खुद ही शुरू में तो खुद ही पढ़ाई करते गए, पेपर भी दिए इन्होंने। आगे जाके इन्होंने 10th क्लास से हेल्पर की ज़रूरत पड़ी, वहाँ से इन्होंने पेपर दिए उससे। इसी इनकी शुरू से ये था कि मैंने कोई अच्छा अफसर बनना है, तो उसी की तरफ इसका लगन था और बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई करता था। आप स्वयं एक अध्यापिका रही हैं, तो क्या इसलिए इनकी रुचि पढ़ाई में अधिक थी कि आप उनकी माताजी अध्यापिका है, या पहले से ही उनका जो है वो ड्रीम था कुछ बड़ा करने का, पहले से रुचि थी? इसको तो अब जैसे स्कूल में जाते हैं तो मैं तो खुद अपने साथ इसको 5th क्लास तक पढ़ाया हुआ है जी। तो बच्चे का तो लगन खुद ही बढ़ाना पड़ता है माता पिता को कि क्या करना है क्या नहीं, वो तो उसकी मन की बात होती है। लगन तो पेरेंट्स ही जगाते हैं पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए, और आगे खुद इसकी बहुत दिलचस्पी थी पढ़ाई के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके पिताजी से भी हम बातचीत करेंगे कि उन्हें जो है कैसा लग रहा है, उनके बेटे ने यूपीएससी क्रैक किया है। तो सर, आपको भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में, क्योंकि आपकी भी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें रही होगी, आपने भी कई सारे सेक्रीफाइस या बहुत सारी चीज़ें आपने भी इसमें जो अपना योगदान भरपूर दिया होगा। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये ये बच्चा बचपन से ही मेहनती था, काफ़ी अच्छी पढ़ाई करता था लगन से। जी तकरीबन हर क्लास में ये फर्स्ट रहता था, स्टैंड करता था। जी आहिस्ते आहिस्ते इसकी नज़र बिजली कमज़ोर हो गई, तो फिर ये अक्सरों पे करता था कॉन्सेंट्रेट, लेकिन पढ़ा नहीं जाता था जी जी इससे। तब इसको पढ़ाते थे हम खुद। ये एक बार पढ़ाने से इसके 80-90% याद हो जाता था। जी जी सेकंड रिवाइज किया तो 100% पिकअप कर लेता था। जी ये बचपन से ही ठीक था। बाकी लगन तो माँ बाप को जगानी ही होती है, और पहले बेस ही माँ बाप बनाते हैं बच्चे का। अगर माँ बाप बच्चे का 8वीं-10वीं तक सही रास्ता दिखाते रहें तो बच्चे कोई बहुत कम होंगे जो पीछे रहेंगे। बाकी इसकी लगन ही, इसके अंदर फायर ही बहुत थी, फायर ही बहुत बढ़ती गई थी। हमने अपने पुराणों की कहानियाँ सुना सुना के, अर्जुन के, और फिर वो था एक द्रोणाचार्य के शिष्य जिसका अंगूठा मांगा था उसने, तो और फिर मैं कहता था कि आंखें बंद करके जो निशाना मारते उनका भी लगता था। तो इसी प्रकार इसके अंदर यूं कहो कि तीसरी आंख जगा दी। जी तो ये बहुत मेहनत करता था। जी। देखिए उमेश जी, परीक्षाएं तो बहुत सारे लोग पास कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि आप दृष्टिबाधित हैं, आपकी आंखों की रोशनी जो है वो नहीं है। तो ऐसे में इस संबंध में आपको कितनी मुश्किलें आई है और कैसे आपने जो है वो पूरी पढ़ाई की? क्या आप कोई नौकरी करते थे या आपने पूरा फोकस जो है वो अपनी पढ़ाई पे ही किया? धन्यवाद धन्यवाद प्रीति मैम, आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। दरअसल दृष्टिबाधित होने के कारण शुरुआती दौर में मुझे कुछ विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जी उदाहरण के तौर पर स्कूल में जब मैं पढ़ाई करता था तो वास्तव में ना केवल मेरे आसपास के लोगों को इस बात का सही से एहसास था कि इसे किस प्रकार की शारीरिक दशा है और किस प्रकार की समस्या हैं और उनका समाधान क्या है, बल्कि मैं भी उस स्थिति में था, मुझे भी नहीं क्या पता। आप जन्म से दृष्टिबाधित हैं या उसके बाद कोई प्रॉब्लम आई थी? जी, मेरी आई कंडीशन को आरपी के नाम से कहा जाता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। जी जी मेडिकल साइंस के अनुसार ये जन्म से होती है। शुरुआत में आपको करीबन पूरा दिखाई देता है जी। और धीरे धीरे रोशनी कम हो जाती है। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त जब आपकी रोशनी आंखों की चली गई? दरअसल अभी भी मुझे लाइट परसेप्शन है जी, और जी। सनलाइट में मैं कुछ देख भी पाऊंगा हल्का हल्का। जी तो कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं था, कोई ऐसा क्षण नहीं था जिस पर मैं उंगली रख के कहूँ कि अब मेरी लाइट चली गई। हाँ, कक्षा 9वीं तक मैंने अपने सारे कक्षाओं के परीक्षाएं खुद ही लिखी थी। जी उसके बाद मुझे एक राइटर, एक लेखक की मदद लेनी पड़ती थी, जिससे जो मैं बोलता था वो लिखते जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कक्षा 8-9 तक ऐसा था कि मैं घर के बाहर रोशनी में बैठकर, धूप में बैठकर पढ़ लेता था, जी लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये ज़्यादा होती गई। तो सर देखिए, आजकल का नौजवान युवाओं की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप स्वयं बहुत ही यंग एज के हैं, तो फिर आज का नौजवान युवा है वो गलत कार्यों की ओर अग्रसर हो रहा है, चाहे वो नशा हो, चाहे वो बुरी आदतें हो। तो फिर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और नशे की लत छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? और क्योंकि माता पिता की भी बच्चों से काफ़ी उम्मीदें होती है, तो उन उम्मीदों को पे खरा उतरने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दरअसल जन्म से ना तो कोई अच्छा होता है और ना बुरा होता है। कुछ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें कई बार गलत चीज़ों की तरफ धकेल देती हैं। जी तो कई बार हमारे युवा, मेरे साथ के युवा जो मेरे हम उम्र हैं, वो इस सवाल को फेस करते हैं कि अब मैं बेरोज़गार हूँ, अब मैं परेशान हूँ, तो मैं क्या रास्ता लूँ। वास्तव में उनके सामने और सबके सामने यही चुनौती रहती है कि जब आप मुसीबत में हों, क्या आप तब सही निर्णय ले पाए हैं? जी तो
मेरा मानना है कि अगर परिवार से ये शिक्षा दी जाए, शिक्षा जो स्कूलों में दी जाए, वहाँ पर बच्चों को ये सिखाया जाए कि आप मुसीबत में सही डिसीजन लें, तो गलत चीज़ों की तरफ जाना शायद लोग कम हो पाएँ। तो मैं ये चाहूँगा, ये तो मेरा सपना भी है कि हम अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो हम उसकी बुराइयों के लिए सिर्फ उसे जिम्मेवार ना समझें। हम ये सवाल खुद से भी पूछें कि क्या किस प्रकार की सामाजिक संरचना में हम रहते हैं, किस प्रकार के राजनीतिक गठनों में हम रहते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण हो जाता है। तो मेरा ये सपना है कि काश हमारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना कुछ ऐसी हो कि कम से कम युवा गलत विकल्पों का चुनाव करें। सर देखिए, सक्सेस होने के लिए वैसे तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि मैं स्वयं पर्सनली एक सवाल पूछना चाहूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक युवा पीढ़ी हूँ। अब मैं स्वयं एक कम उम्र की लड़की हूँ, तो हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है अपने आप को मोटिवेट रखना जब तक हमें सक्सेस ना मिल जाए, क्योंकि सबका सपना होता है कुछ ना कुछ बनने का, लेकिन हम मोटिवेट नहीं रख पाते अपने आप को। बीच में कई बार हमारा मनोबल टूट जाता है, हमें असफलता मिलती है तो वहाँ से हम जो है वो हताश हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में या उस स्थिति में आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा? मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत अहम स्थान रखती है, जी। और हम किस तरह से मोटिवेशन पाते हैं ये सभी का अलग अलग तरीका हो सकता है। कुछ लोग अपने पिताजी से, अपने माताजी से, अपने साथियों से, बड़े बड़े नेताओं से, महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा पाते हैं। तो अगर मैं अपना बात करूं तो कुछ एक लोग ऐसे रहे जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड करते रहे। मेरे आसपास रहने वाले मेरे माता पिता, मेरा भाई साहब, जो ये संघर्ष करते रहे अलग अलग चीज़ों से। आर्थिक संघर्ष एक थे, शारीरिक संघर्ष दूसरे थे, कितनी बीमारियां, उन सभी से जूझना, समाज में आप पर जो सवाल उठाए जाते हैं उनसे जूझना। तो इन जुझारूपन मुझे इनसे सीखने को मिला। मेरे एक बहुत प्रिय, आदरणीय और प्रभु समान गुरु रहे श्री दिनेश सूद, जो कि नाहन बॉयज़ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा प्रदान की थी। और फिर कई वर्षों से उपनिषदों में एक व्यक्तित्व है, शायद आपने उनका नाम भी सुना हो, अष्टावक्र। काल्पनिक है या सच ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनकी कहानियाँ पढ़कर कि किस प्रकार वो अपनी शारीरिक बाध्यताओं के बावजूद पूरे समाज के लिए ज्ञान का चिन्ह थे, वो मुझे प्रेरित करता था। हमारे कुछ वर्षों पहले जो राष्ट्रपति रहे, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, APJ अब्दुल कलाम, हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे। विराट कोहली क्रिकेट जो भारत के कप्तान हैं, उनके व्यक्तित्व के भी कुछ पक्ष हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2013 के संबंध में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। फिलहाल कुछ दिनों पहले दिनेश कार्तिक ने उनका इंटरव्यू लिया है विराट कोहली का। तो आप वो अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह एक साधारण खिलाड़ी एक महान खिलाड़ी बन सकता है। तो संक्षेप में कहूँ तो अलग अलग व्यक्ति, सैकड़ों व्यक्ति और उनके अलग अलग पक्ष मुझे प्रभावित करते रहे हैं। तो सर थोड़ा सा जान लेते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में। स्कूली पढ़ाई आपने कहाँ से किया और कॉलेज आपने कहाँ से किया है, तो फिर थोड़ा सा बता दीजिए। जी प्रीति जी, कक्षा 12वीं की शिक्षा मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोलर से प्राप्त की है। कक्षा 1 से 3 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुखचैनपुर में पढ़ा, और कक्षा 4 और 5 की पढ़ाई मैंने प्राइमरी स्कूल गुज्जर कॉलोनी से की, जो धौलोका पंचायत में आता है। उसके बाद +2 के बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए नाहन चला गया था। आपको बताते चलूँ कि क्लास 11th और 12th में मेरे पास आर्ट्स थी, और 12th के बाद ग्रेजुएशन में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश तो कंपलसरी थी। अपनी ग्रेजुएशन नाहन से की, यशवंत सिंह परमार कॉलेज से। 2014 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए मैं शिमला HPU में चला गया। वहाँ पे राजनीतिक शास्त्र में मैंने 2014 से 16 के दरमियान पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की।
2016 में मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया जेएनयू के लिए, और मेरा कोर्स था एमफिल और पीएचडी। तो वहाँ पर सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़ सीपीएस है एक, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में, वहाँ पर मेरी एमफिल हुई है। 2018 में मैं एमफिल पूरा कर चुका हूँ अपना। उसके बाद मैं वर्तमान समय में वहीं से पीएचडी कर रहा था। जब मैं मास्टर्स कर रहा था शिमला से, तब मेरा पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ और नेट निकला था, जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसके बाद आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जेआरएफ से मेरे को फेलोशिप मिलती थी, और मेरी फेलोशिप का पीरियड 2016 से 2021 तक रहा। तो जैसा आपने पूछा था कि मैं नौकरी कर रहा था कि नहीं, तो 2016 से 2021 का मेरा स्कॉलरशिप का पीरियड था, और उस समय में मुझे आर्थिक सहायता और मानसिक संतोष मिला कि कुछ धनराशि आ रही है जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊँ। तो आप जो है नौकरी के साथ साथ आप जो है वो इसकी तैयारी भी कर रहे थे, एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे थे? जी, मैं नौकरी नहीं कर रहा था, वो फेलोशिप स्कॉलरशिप मिल रही थी मुझे, और मैं पीएचडी कर रहा था साथ में। जी, तो आपने पूरा फोकस जो है, पूरा अपना जो समय है वो पढ़ाई के लिए दिया है आपने। सर, तकरीबन आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्योंकि कई लोगों का कहना होता है कि जैसे कोई भी बड़ी परीक्षा पास करता है या कोई व्यक्ति सक्सेस होता है, तो हर एक आम युवा जानना चाहता है कि छोटी छोटी चीज़ें की कैसे पढ़ाई करते थे, क्या कुछ जो है वो उसके पीछे रहा है, कितने घंटे आप पढ़ते थे, कितनी मेहनत लगती है? थोड़ा सा सर आप प्लीज़। जी मैम, पढ़ाई में ही मेरा समय जाता था, लेकिन पढ़ाई के मेरे दो पक्ष थे। एक तो मैं रिसर्च करता था अपनी एमफिल और पीएचडी के लिए, और उसके अलावा मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था। क्योंकि मैं रिसर्च के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो क्या आपने बचपन से ही ठान लिया था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, या कुछ और बनने का आपका सपना था? जी मैम, अभी इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद मैं इस प्रश्न को भी संभालूंगा। तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी रिसर्च के साथ कर रहा था, इसलिए मैं कोचिंग नहीं ले पाया था। आपने पूछा था कि कितने घंटे मैं पढ़ाई करता था। दरअसल यहाँ पर फिर विराट कोहली का जिक्र आएगा। हालांकि क्रिकेट तो नहीं सीखता मैं उनसे, लेकिन बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो उनका मानना है कि आप कुछ भी करें, लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखें, एक ईटिंग पैटर्न और स्लीपिंग पैटर्न। तो पढ़ाई के दौरान मैं घंटों से ज़्यादा ये ध्यान रखता था कि मेरा उठने जगने का समय, खाने पीने का समय सही रहे, और उसके साथ जब मैं पढूं तो उस समय पढूं जब मेरा मन पढ़ाई को हो। घंटे मायने नहीं रखते। सिविल सर्विस में आप टारगेट तय करते हैं कि आप कोई सब्जेक्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप इतिहास या हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे 1 महीने में, तो आप 1 महीने में पढ़ना है, उसे 1 महीने में कंप्लीट करना है, चाहे उसके लिए आपको 4 घंटे पढ़ना पड़े या 6 घंटे पढ़ना पड़े। पर मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि कभी भी पढ़ाई बोझ के तौर पर ना करूं। अगर मैं पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर रहा होता तो मैं नहीं करता था। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि आपका सिविल सर्विसेज में जाने का क्या उद्देश्य है, और आप आगे पब्लिक के लिए कैसे कार्य करेंगे? जी मैम, जैसे आपने पूछा था कि सिविल सर्विस का सपना कब से था, तो वास्तव में सिविल सर्विस का सपना धीरे धीरे बनता गया। कुछ एक 11th 12th तक मेरे को हल्का हल्का पता चला कि आईएएस कुछ होता है। मुझे यूपीएससी का नहीं पता था। जैसे हम देखते हैं कि 10th और 12th के टॉपर्स जो होते हैं सीबीएसई या धर्मशाला बोर्ड के, तो उनके इंटरव्यूज़ आते हैं अखबारों में। तो घर में वो पढ़ाया करते थे मम्मी पापा भैया, तो मैं सुनता था, वो लोग कहते थे आईएएस बनना है। तो मुझे उस वक्त पता चला कि कुछ ऐसी भी चीज़ है। तो हिंदी मूवीज़ बॉलीवुड की हों या साउथ की डब्ड मूवीज़ हों, वहाँ पर सिविल सर्वेंट्स को बड़े ही अच्छे अवतार में दिखाया जाता है, जहाँ वो डायनामिक रोल्स में होते हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे होते हैं, और एफिशिएंसी और कौशलता दक्षता के प्रमाण होते हैं। तो वहाँ से ग्रेजुएशन में मेरे अध्यापकों ने मुझे प्रेरणा दी कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो। मास्टर्स में मेरी सिविल सेवा की जो इच्छा थी वो कुछ सुषुप्त रही, सो गई थी कुछ, लेकिन जब मैं जेएनयू गया तो वो बिल्कुल ऐसे जग गई जैसे कुंभकर्ण अपनी 6 महीने की नींद के बाद जगा करते थे। तो आपने कहा कि क्या सपने हैं, क्या करना चाहेंगे,
प्रीति जी, ये मैं सुनने वालों को भी के साथ भी साझा करना चाहूँगा और सभी के साथ कि एक प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कर्तव्य क्या होता है। उसका मुख्य कर्तव्य होता है कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, जो हमारी विधानसभा कानून बनाएगी, सुविधाएं बनाएगी, लाभ बनाएगी, उन्हें हम लाभार्थी जो हैं, जो जनता जिनके लिए वो बनी है, उन तक दक्षता के साथ पहुंचा पाए। जिसके लिए जो चीज़ें बनी हैं आप उनके तक पहुंचा पाएँ। अगर पब्लिक में प्रशासन की इनएफिशिएंसी और कम दक्षता के कारण कोई शिकायत है तो हम उसे ऊपर पहुंचा पाएँ और दक्षता को बढ़ा पाएँ। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मैं जीवन में चाहूँगा कि काश भगवान मुझे वह शक्ति दे कि मैं उस दक्षता को हासिल कर पाऊँ कि जो लॉ मेकर्स ने कानून बनाए हैं, जो स्कीम्स बनाई हैं, जो प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो मैं जनता तक ला पाऊँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन तक सारी योजनाएं और सारे लाभ पहुंचाना इनका जो है मेन उद्देश्य है। तो सर बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, क्योंकि इनके घर पर जो है वो मेहमानों का तांता लगा है। इस बार जो है बधाई देने वाले नहीं रुक रहे हैं, लगातार इनके घर में जो है वो मेहमान आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। इसके लिए हमारा हिमवंती पूरा परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। तो हमारा उद्देश्य था आप तक जो है ये पहुंचाना कि आप भी, जो हम आप जैसे कई लाखों युवा हैं जो ऐसे लोगों से जो प्रभावित होते हैं, आगे जो मोटिवेट होते हैं, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे जो दर्शक है, देखने वाले, उसमें बहुत सारे नौजवान युवा भी होंगे, युवतियां भी होंगी, जो आगे के लिए अब एक लक्ष्य आप तय कर लीजिए, एक टारगेट आप तय कर लीजिए और उसकी ओर अग्रसर आप होइए, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता हासिल होगी। तो सर एक बार पुनः हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो एक कॉलर से एक हमारी एक खास रिपोर्ट थी ये जी। तो एक बार यहाँ पर हमारे सहयोगी आपको दिखा देना चाहते हैं कि इनकी जो अचीवमेंट्स रही है, अवार्ड जो काफ़ी सारे इन्होंने जीते हैं। जी, तो ये एक खास हमारी कवरेज थी। तो मैं कॉलर से प्रीति चौहान अपने सहयोगी अक्षर तेजवान के साथ, और देखते रहिए हिमवंती मीडिया ग्रुप।